हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंध्या एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग कई दिनों से मैं वीडियो बना रही हूँ कि हम लोग 12वीं कक्षा में जो भी इतिहास के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम लोग एक एक करके एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमने 2024 के प्रश्नों को पूरी तरह से देख लिया है और आज हम लोग देखेंगे कि 2023 के 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में 100 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो के बाद हम लोग 2022 के प्रश्नों को भी देखेंगे। ऐसे करके हम लोग लगभग 2020-21 तक के प्रश्नों को देखने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर देखते हैं तो उससे हमें क्वेश्चन एनालिसिस करने का तरीका पता चलता है कि कौन क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन रहा है, किस टॉपिक से कितना बन रहा है। तो इससे एग्जाम के तैयारी में हमें बहुत हेल्प मिलता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम एक एक करके प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। तो देखिए 1857 का विद्रोह को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। तो इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, वही कहेगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये किसने कहा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सावरकर। अगर मान लीजिए कि आने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देगा कि 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो वीडी सावरकर ने। तो इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा है कि राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बीवी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था। तो देखिए जो बीवी घर कत्लेआम है ये 1857 के विद्रोह के समय हुआ था और ये हुआ था कानपुर में। ये कहाँ हुआ था, कानपुर में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी। तो ये जो स्वेज नहर है ये खोला गया था 1869 में। तो इसका मतलब ईयर आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो ये स्वेज नहर होता है ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वेज नहर कब खोला गया था, तो 1869 में, और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 7 महाद्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो 7 महाद्वीपों का नगर हम कहते हैं बम्बई को। किसको कहते हैं, बम्बई को। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। 7 टापुओं से ये मिलकर बना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जाता है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई। तो देखिए अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी, 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन पूछेगा कि नियमित रूप से जनगणना पहली बार कब हुई, तो इसका समय है 1881 में। कब हुआ था, 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय। ये किसके समय हुआ था, तो रिपन के समय हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा कि पूछ क्या रहा है। अगर ऐसे नॉर्मली पूछ देगा कि पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में मेयो के समय, लॉर्ड मेयो उस समय था। और अगर पूछेगा नियमित रूप से कब हुआ है, तो 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय, क्योंकि लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन आता है। कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ये सब लोग जानते होंगे कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। तो ये जो दांडी यात्रा है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और ये दांडी यात्रा आखिर शुरू कब हुआ, तो ये जो दांडी यात्रा है यह 12 मार्च से शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 से। और इसमें लगभग 24 दिनों की यात्रा, पैदल यात्रा के दौरान इसे 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया था। ये जो दांडी यात्रा है, ये दांडी जो है स्थल, ये गुजरात में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसी के बाद दांडी यात्रा के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। कह रहे अगला प्रश्न में कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था।
जो ये चंपारण आंदोलन है, ये महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आते हैं, उसके बाद से 1916 में जो चंपारण के किसान रहते हैं राजकुमार शुक्ल, वो जाकर नीलहे किसानों की समस्याओं को गांधी जी को बताते हैं। उसके बाद गांधी जी 1917 में आकर बिहार के चंपारण में यहाँ के नीलहे किसानों की समस्याओं को दूर करते हैं। 3 कठिया प्रणाली से उनको क्या दिलाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1917। तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं यहाँ पर कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मुनिया। उनके बचपन का नाम क्या है, मुनिया। ऐसे उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी हम लोग कहते हैं, लेकिन उनके बचपन का नाम मुनिया था। कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। तो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था वो किया था 1920 में। देखिए ये पूर्ण रूप से इसकी शुरुआत जनवरी 1921 से मानी जाती है, क्योंकि 1920 के सितंबर में इसके प्रस्ताव को लाया गया और पूर्ण रूप से स्वीकृति दिसंबर में दिया गया था। लेकिन यहाँ पर 1920 है तो हम इसी के साथ ही जाएंगे। शुरुआत यहीं से मानी जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से इसकी शुरुआत जनवरी 1921 से हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो ये असहयोग आंदोलन है 1922 में एक चौरा चौरी की घटना हो जाती है, इससे ये आंदोलन क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने जब यह आंदोलन चलाया था तो बोले थे किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन चौरा चौरी हत्याकांड में पुलिसकर्मियों को लोग जला देते हैं, इसलिए इस आंदोलन को गांधी जी बंद कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं यहाँ पर कि जजिया किससे लिया जाता था। तो ये जो जजिया है एक तरह से गैर धार्मिक कर था। ठीक है, तो ये जजिया लिया जाता था जिम्मियों से। किसे लिया जाता था, जिम्मी से। तो गैर इस्लामिक लोग होते थे उनसे जजिया लिया जाता था। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो दिल्ली ये जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि कबीर शिष्य थे। तो कबीर किसके शिष्य थे, तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। देखिए मैंने जो कल क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने गलती से रामानंद के गुरु का नाम कबीर बता दिया था, लेकिन रामानंद के गुरु का नाम क्या है, राघवानंद नाम था। मैंने मिस्टेक से बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कबीर किसके शिष्य थे, तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853 में। तो ये जो पहली बार रेलवे चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, और ये 1853 में चली थी। उस समय भारत में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आया था, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का समय 1848 से लेकर 1856 तक माना जाता है। तो जो भी मतलब उस समय में घटना होगी, उस समय हमारा आंसर क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी ही यहाँ का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है। तो देखिए महात्मा गांधी की आत्मकथा, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो वो जो इनकी आत्मकथा है वो है गुजराती भाषा में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपने 2024 में मैंने जो भी 100 प्रश्न कराए हैं, अगर उसको आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के जो ये हम लोग प्रश्न कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। जैसे कल हमने महात्मा गांधी के आत्मकथा को देखा था कि उनकी आत्मकथा क्या है। जैसे ये रामानंद वाला भी प्रश्न हमने देखा था कि रामानंद के गुरु का नाम क्या है। तो देखिए इसमें पूछ दिया था कि कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानंद के। तो 2024 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे मिलता जुलता प्रश्न हमें 2023 में देखने को मिल रहा है, तो आप लोग उसको जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो जो बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी वो है 1905 में, क्योंकि उस समय बंगाल बहुत ही समृद्ध और बड़ा प्रांत था, लेकिन अंग्रेज यहाँ के लोगों की एकता को तोड़ने के लिए बंगाल को प्रशासनिक रूप से चलाने की व्यवस्था के बहाने उसको क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया था। देखिए इस बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 20 जुलाई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 20 जुलाई 1905 को इसकी क्या होती है, घोषणा होती है। कहीं कहीं 19 जुलाई भी देता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इस बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा।
ठीक है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 20 जुलाई 1905 को। तो देखिए 7 अगस्त को शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन। क्या शुरू किया गया, स्वदेशी आंदोलन। तो आप लोग इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 16 अक्टूबर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है। 16 अक्टूबर को क्या किया जाता है, इस बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से विभाजन हो जाता है। तो देखिए मैंने एक प्रश्न से हम लोग कितना प्रश्न देखे हैं कि बंगाल के विभाजन की घोषणा केवल एक प्रश्न पूछा है कि 1905 में हुआ था। उसके बाद इसकी घोषणा कब हुई, तो 20 जुलाई 1905 में। किसके द्वारा इसका विभाजन हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, क्योंकि भारत में उस समय यही वायसराय बनकर आया था। और जब इसकी घोषणा हुई थी तो उस समय कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो कब शुरू हुआ, 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ। और इसकी पूर्ण रूप से विभाजन कब कर दिया जाता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया जाता है, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिम बंगाल। देखिए ये आगे चलकर क्या होगा, ये बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द भी हो जाएगा। तो देखिए कई बार ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1911 में ये क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम, यानी एवियन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो संस्थापक थे, इसके बाद से ये भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उनकी अध्यक्षता किसने किया था, तो उनका नाम था W.C. बनर्जी। उनका नाम क्या है, W.C. बनर्जी। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो देखिए इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम लोग देखते हैं कि A.O. ह्यूम करते हैं। इसकी स्थापना होती कब है, तो 28 दिसंबर 1885 को। इसकी स्थापना कब होती है, 28 दिसंबर 1885 को। तो ये जरूर आप लोग डेट याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 28 दिसंबर को होती है और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम होते हैं। और इसके प्रथम बैठक की अध्यक्षता W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। और देखिए इसमें जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखना। और ये भी कई बार पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में। देखिए ये पहला अधिवेशन ये होने वाला था पूना में, महाराष्ट्र के पूना में, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने की वजह से ये कहाँ हुआ, ये बम्बई में ही गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका पहला ये बैठक हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ। यानी कहने का मतलब, गणतंत्र का मतलब कि यहाँ जब संविधान लागू होगा तभी तो सारी चीज़ें चुनाव के द्वारा, प्रक्रिया द्वारा होगा, लोगों को चुना जाएगा, तो उसको हम लोग गणतंत्र कहेंगे। तो कह रहा है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ, तो अर्थात जिस वर्ष हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तभी क्या हुआ, गणतंत्र हुआ। तो हमारे आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 1950 में ही, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। और उसी वर्ष हमारा देश क्या बना, गणतंत्र बना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जब हम लोग पढ़े हैं तो उसमें बताता है कि हमें घोड़े के साक्ष्य हर जगह से तो नहीं मिलता है, लेकिन सुरकोटदा से मिलता है। देखिए ये सुरकोटदा आखिर है कहाँ, तो ये सुरकोटदा है गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ से हमें घोड़े का साक्ष्य मिलता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूर्ण रूप से घोड़े से उतना परिचित नहीं थे, ज़्यादा उनका साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन हमें गुजरात से, जैसे मान लीजिए कि उस समय व्यापार होता था तो 1-2 जगह से घोड़ा का साक्ष्य हमें मिल पाता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है। तो सबसे इसमें प्राचीन हमें स्मृति ग्रंथ बताना है तो वो है मनुस्मृति। हम लोग जानते हैं कि ये जो
देखिए ये जो मनुस्मृति है ये सबसे पुरानी स्मृति ग्रंथ मानी जाती है और हिंदू समाज में खासकर इसको वेद त्रय के बाद इसको ही स्थान दिया जाता है। वेद त्रय कहने का मतलब जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसके बाद सबसे पहला स्थान इसी को दिया जाता है। तो इससे भी बहुत सारा प्रश्न, हालांकि इसमें स्त्रियों के लिए ज़्यादातर सकारात्मक बात नहीं है, तो कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अल बरूनी का जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में। और इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 9 सितंबर, यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसका जन्म 9 सितंबर 973 ईस्वी में, 9 सितंबर 973 ईस्वी में इस अल बरूनी का जन्म हुआ था। और हम लोग देखे थे कि कल अल बरूनी की एक पुस्तक भी हम लोग पढ़े थे जिसका नाम था तहकीक ए हिंद। हम लोगों ने 2024 का जब प्रश्न हम लोग कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि पूछा था कि तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक है, तो वो थी अल बरूनी की। तो इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। देखिए अल बरूनी की जो पुस्तक है तहकीक ए हिंद चाहे किताबुल हिंद, दोनों को एक ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो देखिए ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त आखिर होता क्या है। तो जैसे अंग्रेज जब यहाँ पर शासन करते थे तो यहाँ से कर को, लगान को वसूलने के लिए यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्था लाते थे। तो उसी में ये था रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था या फिर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था या फिर महालवाड़ी। तो इस प्रकार करके वो लोग यहाँ पर अपनी भू राजस्व व्यवस्था को लाते थे। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि रैयतवाड़ी कहाँ लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था बम्बई एवं मद्रास में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब आखिर में इसको लाया कब गया था? तो इसको लाया गया था 1792 में। इसको सबसे पहले मद्रास में ही लागू किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। तो उसका भी आप लोग नाम जरूर ध्यान रखिएगा। और इसको कितने परसेंट हिस्से पर लागू किया गया था? तो 51% हिस्से पर इसको लागू किया गया था। और पूछता है कई बार कि जो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था है कि इसको लागू कौन कौन लोगों ने किया था। तो आप लोग दो नाम जरूर याद रखिएगा, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। तो इनका और ये कितने परसेंट हिस्सों पर लागू हुआ था? तो 51% हिस्सों पर। कब लागू किया गया? तो 1792 में। कहाँ लागू किया? तो बम्बई एवं मद्रास में सबसे पहले ट्रायल किया गया था। और इसमें क्या होता था, इसमें अंग्रेजों को जो भी कर वसूलना रहता था, भू राजस्व, तो वो डायरेक्ट किसानों से वसूलते थे। इसमें किसी प्रकार की मध्यस्थता और लोगों की नहीं होती थी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। तो ये जो महालवाड़ी बंदोबस्त है इसको लागू किया गया था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस महालवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था। महाल का मतलब जो गांव के एक तरह से मुखिया होते थे और बहुत सारे गांव के, तो उनसे जो भू राजस्व होता था उन वो मतलब अंग्रेजों को लोगों से वसूल कर अंग्रेजों को देते थे। यानी एक आदमी के ऊपर उस महाल के राजस्व को देने का जिम्मा होता था कि आपको इन सारे लोगों से कर लेकर अंग्रेजों के पास देना है। तो इसको महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। और इसको लागू किया गया था 1820 में। कब लागू किया गया? 1820 में। देखिए और ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है इसको लागू किया गया था 1822 में। आखिर में ये लागू किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये लागू करवाया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। तो इसको भी आप लोग जरूर नाम याद रखिएगा। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको लागू करवाया गया। और ये कितने परसेंट हिस्सों पर लागू था? तो ये था 30% हिस्सों पर लागू था। और हमने देखा था कि रैयतवाड़ी 51% हिस्सों पर लागू था। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इसमें दो ही व्यवस्था दिया है, एक रैयतवाड़ी एक महालवाड़ी। तो रैयतवाड़ी को लाए थे कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो। महालवाड़ी को लाया था हॉल्ट मैकेंजी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ 1792 में। महालवाड़ी लागू हुआ 1822 में। रैयतवाड़ी लागू था 71% हिस्सों पर और महालवाड़ी लागू था 30% हिस्सों पर। यहाँ पर एक व्यवस्था नहीं पूछा है जिसका नाम है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। उसको लागू किया गया था 1793 में और उसको लागू करवाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो उसका भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। तो इसका भी नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आखिर में ये मुंडा विद्रोह हुआ कब था? तो ये हुआ था 1899 में। कब हुआ?
1899 में होता है और 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। कई बार इनका जन्म भी पूछता है, तो 1875 में इनका जन्म हुआ था, तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया। तो जो ये फोर्ट विलियम था ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था और ये था कलकत्ता में। ठीक है, कई बार फोर्ट सेंट जॉर्ज भी पूछता है, तो वो था मद्रास में। तो अगर फोर्ट विलियम भी पूछा है तो फोर्ट सेंट जॉर्ज भी आप लोग से पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, यानी सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था, तो 1767 में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि इस सर्वे ऑफ इंडिया का गठन जब 1767 में किया गया तो आखिर में इसकी स्थापना किसने किया है, तो उसका नाम आता है जेम्स रेनल। तो ये भी नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो जेम्स रेनल के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 389। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389। अब देखिए 389 सदस्यों में 296 निर्वाचित हैं। 296 कैसे हैं, निर्वाचित यानी चुने गए, लेकिन 93 सदस्य ऐसे थे जो मनोनीत थे। 93 कैसे हैं, मनोनीत। तो पूछेगा कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 389, जिसमें 296 चुने गए हैं और 93 कैसे हैं, मनोनीत हैं। और ये 93 कौन से लोग मनोनीत होते थे, जो कि देशी रियासतों से संबंधित थे, उनको मनोनीत किया गया था, बाकी लोगों को चुना गया था। अब 296 में भी 4 कमिश्नरी स्टेट के थे और 292 थे वे ब्रिटिश प्रांत से शामिल थे। अगला प्रश्न देखिए कर रहा है कि तलवंडी में किसका जन्म स्थान है। तो हम लोग को पता है कि तलवंडी में नानक का जन्म हुआ है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। और देखिए इनका जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी नामक स्थान में। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो हम लोग पढ़े हैं कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर। और जब 1857 की क्रांति होती है तो उस समय यही क्या करते हैं, नेतृत्व संभालते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने कल बताया भी था कि 8 अगस्त की रात को सारे नेताओं को पकड़ के कहाँ डाल दिया गया था, जेल में, और 9 तारीख से पूर्ण रूप से इस आंदोलन की शुरुआत हो ही जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे। तो हम लोग पढ़े हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1938 एवं 1939 दोनों में, क्योंकि जो 1938 वाला अधिवेशन है वो है हरिपुरा अधिवेशन और 1939 वाला है त्रिपुरी अधिवेशन। तो देखिए 1939 में तो ये जीत चुके थे, लेकिन इन्होंने जीत कर भी अपने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, क्योंकि महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीताराम मैया को इनके विरोध में खड़ा किया था, तो वो हार चुके थे। तो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहें, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस क्या हुए थे, इसमें जीत गए थे, लेकिन उन्होंने अपने मन से ही क्या दे दिया था, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इन दोनों की अध्यक्षता कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने। और जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए तो पट्टाभाई सीताराम मैया ने भी क्या किया, अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि काला कानून किसे कहा गया। तो हम लोग पढ़े हैं कि रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया है, काला कानून, जो कि सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में इसको लाया गया था। और 1919 में इसी की वजह से क्या होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है। इसको मार्च में लाया ही जाता है और 19 अप्रैल में क्या हो जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। इसको क्यों काला कानून कहा जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति पर अगर अंग्रेजों को संदेह होता था तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसके खिलाफ
मतलब ना कोई दलील हो सकती थी, ना कोई अपील हो सकती थी, और वो व्यक्ति ना कोई वकील रख सकता था। इसलिए इसको क्या कहा गया, काला कानून कहा गया। और रॉलेट एक्ट की वजह से जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है, तभी क्या होता है, महात्मा गांधी अपनी कैसर हिंद की उपाधि को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। हम लोग कल भी पढ़े थे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि को भी लौटा दिया था। तो ये उससे संबंधित सारे प्रश्न हो सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो हम लोगों ने कल ही के वीडियो में देखा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, कब किया था, तो 1939 में किया था। तो देखिए जब हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि 1938-39 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे, जब ये इस्तीफा दिए तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया। तो जो कैबिनेट मिशन था ये मार्च 1946 में भारत आया था। आखिर में ये भारत क्यों आया था, तो भारत में संविधान सभा के गठन के लिए इसी ने बहुत सारे सलाह दिए, प्रस्ताव लाए। तो फिर भारत के संविधान के लिए संविधान सभा के चुनाव भी हुए, संविधान बनने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। और इसको भेजा किसने था, तो उस समय ब्रिटेन में, इंग्लैंड में पार्टी थी लेबर पार्टी, और उसके प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली के द्वारा इनको भेजा गया था। और कैबिनेट मिशन में हम लोगों ने कल के क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि इसमें 3 सदस्य थे, जिसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों सदस्य लोग मिलकर कैबिनेट मिशन में आए थे। इनके आने के बाद से क्या होता है, संविधान सभा का चुनाव भी होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो देखिए ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। आखिर में मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया क्यों गया, कि देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो अंग्रेज क्या करते हैं, बिना भारतीयों के पूछे ही, बिना कांग्रेस जो भी सत्ता में उस समय सरकार थी उससे बिना पूछे ही क्या किए ये लोग, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दिए। इससे कांग्रेस के लोगों ने क्या दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि जब हमारी मर्जी किसी काम में है ही नहीं तो हम लोग क्यों रहेंगे। तो जब कांग्रेस के सारे लोग पद से इस्तीफा दे दिए तो उस समय मुस्लिम लीग क्या मनाया, मुक्ति दिवस के रूप में इसे मनाया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है। तो भारत का विभाजन जो हुआ था वो माउंटबेटन योजना के द्वारा हुआ था। तो ये लोग आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, देखिए माउंटबेटन भी उस समय वायसराय एक तरह से बनकर आया था, और इसने भारत की विभाजन की रूपरेखा तैयार किया था। इसको जो माउंटबेटन जिस योजना के द्वारा भारत का विभाजन किया था उसे हम लोग बाल्कन योजना के भी नाम से जानते हैं। तो अगर पूछ देगा कि भारत का विभाजन किस योजना के द्वारा हुआ, तो माउंटेन बेटन योजना तो होगा ही, लेकिन उसमें बाल्कन योजना भी दिया रहेगा तो आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी, तो वो दिया था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, आखिर में इसको जो सीधी कार्रवाई दिया है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी इसको कहा जाता है, और ये मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था 16 अगस्त 1946 को। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। वही स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर लगा देता, भारतीय गवर्नर जनरल, तो हमारा आंसर क्या होता है, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में अस्थाई या फिर अस्थाई नहीं पूछा है, और ना ही सच्चिदानंद का कहीं यहाँ पर नाम दिया है। तो हमसे डायरेक्ट पूछा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यहाँ पर अगर अस्थाई लगा देता तो हमारा आंसर क्या होता, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और प्रथम अस्थाई पूछ देता तो भी हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही लगाते। अगर यहाँ पे प्रथम लगा देगा तो आप लोग सच्चिदानंद सिन्हा को ही टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वही हड़प्पा पूछता तो रावी नदी के किनारे स्थित होता।
अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो ये सब लोग जानते होंगे इसका आंसर कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और जो ये मोहनजोदड़ो शब्द है ये सिंधी भाषा का शब्द है, तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पूछा है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा सब कोई जानता है कि ये राजस्थान में है। तो ये भी पूछ सकता है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिलता था? आखिर में ये गोदी है क्या? तो देखिए, ये गोदीवाड़ा बोला जाता था बंदरगाह को। ठीक है, जहाँ से जहाज आती जाती थी, रुकती थी, उसी को गोदीवाड़ा कहा जा रहा है। तो सिंधु सभ्यता में गोदी मात्र एक स्थल से मिला है, जिसका नाम क्या है? लोथल। तो इसको भी, जो कि गुजरात में है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एक व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, तो लोथल। चलिए हम आगे के प्रश्न को भी देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो देखिए, जो भी सिंधु सभ्यता जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पशुपति शिव का वर्णन हमें मिलता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि जो हमें पशुपति शिव की जो मुद्रा मिली है, मोहर, उसमें उनके आसपास बहुत सारे जानवरों को, पशुओं को दिखाया गया है, तो उनकी तुलना शिव से किया गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? शिव। पशुपति शिव भी कहते हैं। और ये भी पूछता है कि पशुपति शिव की मोहर में किस जानवर का साक्ष्य हमें नहीं मिलता है? तो सांड का साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। और हम लोग देखे हैं कि एक तरह से शिव भगवान की सवारी क्या है? सांड को माना जाता है, लेकिन उसमें हमें सांड का साक्ष्य नहीं मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अशोक का संबंध। देखिए, अगर इसमें पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में क्या हमें मंदिर के प्रमाण मिलते हैं? तो बिल्कुल नहीं। इसमें हमें पशुपति शिव का वर्णन मिलता है, या फिर मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य हमें मिलता है। सैंधव सभ्यता के लोग प्रकृति के भी पूजा करते थे, वे पशुओं की पूजा करते थे, नाग की पूजा करते थे। ठीक है, इस पर प्रजनन शक्ति की पूजा करते थे, तो इस प्रकार वो जल, वृक्ष, इन सारी चीजों की भी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग एक तरह से बहुदेववादी थे। अगला प्रश्न देखिए हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि अशोक का संबंध किस वंश से है? तो हम लोग जानते हैं कि अशोक मौर्य वंश से संबंधित है, और इस मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अशोक मौर्य वंश में भी महान शासक माने जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो देखिए, ये जो मेगास्थनीज है, ये एक तरह से सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था, और ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से, हेलेना से विवाह होता है। इसीलिए सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और इस मेगास्थनीज की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की। और इंडिका में किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य साम्राज्य की हमें जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है। कह रहा है कि महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक हैं यहाँ पर पतंजलि। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो देखिए, यहाँ पर जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये समुद्रगुप्त के प्रशंसा में लिखी गई थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। और इसको लिखा किसने था? तो हरिसेन ने। जो समुद्रगुप्त के एक तरह से दरबारी कवि थे, उन्होंने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो हम लोग जानते हैं कि अशोक को क्या कहा गया है? उसके अभिलेखों में देवानाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? तो हम लोग पढ़े हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना
कब हुई? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है 1526 में। 1526 में ही क्यों? क्योंकि 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसी में क्या होता है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है और उस समय दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश का अंत हो जाता है और भारत में बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कल भी देखे थे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हालांकि अकबर की आयु उस समय बहुत कम थी, लेकिन बैरम खां अकबर की तरफ से लड़े थे। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ था, हेमू पराजित हुआ था, अकबर की विजय हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, जिसमें मराठे क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मुगल काल में सिंचाई के साधन क्या थे? तो देखिए मुगल काल में सिंचाई कुआं से भी होता था, तालाब से भी होता था, नहर से भी होता था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो बाबर द्वारा जो लिखा गया है उसका नाम क्या है, बाबर नामा। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको देखिए, ये जो बाबरनामा है इसको मूल रूप से लिखा गया था, इसका नाम है तुजुक ए बाबरी। ठीक है, जो कि तुर्की भाषा में है, बाद में इसको बाबरनामा में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, अगर यहाँ तुजुक ए बाबरी भी देता तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। देखिए कल ही हम लोगों ने पढ़ा है, देखिए कल का कितना क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है। मान लीजिए 2023 में पूछा है, उससे ही संबंधित 2024 में पूछा होगा, तभी जब हम लोग कल 2024 का प्रश्न किए हैं तो आज 2023 में इतना मिलता जुलता प्रश्न है। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य से कौन कौन वंश संबंधित है? तो संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और एक अरबीडु वंश भी जोड़ देता तो इसमें भी हमारा सब आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, संगम वंश भी था, उसके बाद से सुलु वंश आया, उसके बाद तुलु वंश आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो हमने विजयनगर की राजधानी को कल पढ़ा भी था कि हम्पी था और वहीं पर क्या था, कमल महल, कल हमने देखा था। तो यहाँ पे पूछा है कि विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो वो थी पंपा देवी। कौन थी? पंपा देवी। और इन्हीं के नाम पर हम्पी पड़ा था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए वहाँ महानवमी टीला का भी वर्णन आता है विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि कृष्णा स्वामी मंदिर के निर्माता कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। इस कृष्ण स्वामी मंदिर के निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था और ये जो संबंधित है वो थे तुलु वंश से। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और कल ही हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था कि इनकी एक पुस्तक है अमुक्तमाल्यद, जो कि तेलुगु भाषा में है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो आखिर में हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति को कौन सा मार्ग माना गया है? तो देखिए हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग को भी माना गया है, कर्म मार्ग को भी माना गया है और भक्ति मार्ग को भी माना गया है। तो इनमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। देखिए कोई जरूरी नहीं कि हर कोई एक ही रास्ते पर चले, उद्देश्य सबका एक हो सकता है लेकिन रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो इसीलिए हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति के लिए तीनों मार्ग की सहमति दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो देखिए अशोक ने क्या किया था, धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया था। और ये जो धम्म महामात्र होते थे, एक तरह से जो अशोक ने बौद्ध धर्म को जो समर्थन दिया था, और उनके बारे में लोगों को शिक्षा देना, हिंसा से दूर रखना, इन सारे चीज़ों के बारे में ये धम्म महामात्र उनके बारे में मतलब लोगों को जानकारी देते थे और उनसे संबंधित जो भी चीज़ें होती थी उसको समझने में लोगों को बहुत हद तक सहायता प्रदान करते थे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना हुई है संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में हम लोग पढ़े हैं कि 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख होता है।
देखिए आखिर में ये 8 प्रकार के विवाह कौन-कौन से होते हैं, जिसमें पहला है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह या फिर राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो इस प्रकार इसमें असुर विवाह को भी सही नहीं माना जाता है या फिर पैशाच विवाह को भी सही नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि मनो अगला प्रश्न कर रहा है कि महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है, तो बोध गया कहाँ है? बिहार में ही है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, और उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। लेकिन अगर आपसे यहाँ वेद त्रय पूछता तो आप लोग बताते 3, क्योंकि वेद त्रय में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। अब वेदों की संख्या 4 है तो कौन कौन सी है? सबसे पुराना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसके द्वारा शुरू किया गया था? अशोक के द्वारा जो धर्म चलाया गया था उसमें एक तरह से हिंसा न करने की बात, लोगों को दुख न पहुंचाने की बात। ऐसे देखिए ये जो हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ते हैं वो उससे मिलता जुलता था, लेकिन आप डायरेक्ट उसको बौद्ध धर्म से तुलना नहीं कर सकते। ये जो अशोक का जो धर्म चलाया गया था ये भी एक तरह से धर्म था जिसमें हिंसा न करना, माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और बहुत सारे शिष्टाचार को उसमें बताया गया है। तो ये जो भारत में धर्म चलाया गया था वो अशोक के द्वारा चलाया गया था। हालांकि अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म का ही संरक्षण प्राप्त किया था और इसने बहुत सारे जगह धर्म का प्रचार प्रसार भी करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा अकबरनामा। अकबरनामा में देखिए ये अकबर से संबंधित पुस्तक है अकबरनामा। ठीक है, और अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है और जो इसमें अकबरनामा में तीसरा भाग है उसी को हम लोग आईन अकबरी के नाम से जानते हैं। इसमें अकबर के शासनकाल के बारे में जानकारी हमें मिलती है। कह रहा है कि आईन अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? अब देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अकबरनामा किससे संबंधित है? तो अकबरनामा संबंधित है अकबर के काल से संबंधित है। अकबरनामा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। तीसरा भाग का नाम ही क्या है? आईन ए अकबरी। अब पूछ रहा है कि आईन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो आईन अकबरी में भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। तो आखिर ये 4 प्रकार भूमि के कौन कौन से हैं? तो हम लोग देखते हैं पोलज, परती, चाचर और बंजर। इन 4 भागों में मुगल काल के जो अकबरकालीन समय है उस समय भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए कई बार ये भी एग्जाम में पूछता है कि जो ये अकबरनामा है इसको कौन लिखा था? तो अकबर के ही दरबार में थे अबुल फजल, उन्होंने ही अकबरनामा को लिखा था। ठीक है, और आईन अकबरी उन्हीं के द्वारा ही वर्णित है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? कह रहे कोर्निश, सजदा, पायबोस। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ है? तो वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था वाराणसी में। अगला प्रश्न देखिए, तो देखिए वल्लभाचार्य ने जो अपना दर्शन दिया है वह है सुधा द्वैतवाद। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछेगा अद्वैतवाद दर्शन किसने दिया था? तो शंकराचार्य ने। ठीक है, पूछेगा कि विशिष्टाद्वैतवाद किसने दिया है? तो रामानुजाचार्य ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है यह अजमेर में। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि किताब उर रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? तो कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि किताब उर रहला किसका है? मोरक्को से आया हुआ यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता। ठीक है, तो किताब उर रहला है इब्न बतूता का। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मार्को पोलो को। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में और मोहम्मद बिन तुगलक इसको काजी के पद पर भी नियुक्त करता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि फ्रांसिस बुकानन
कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन क्या था? एक तरह से ये सर्वेक्षक भी था। अगर ऑप्शन में चिकित्सक भी रहता तो हम लोग लगा देते। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये एक तरह से सर्वेक्षण करता था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो हमने पीछे ही पढ़ा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में डायरेक्ट किसानों से क्या लिया जाता था? कर लिया जाता था। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान ही होता था। हालांकि इसमें टैक्स भी किसानों से बहुत ज्यादा लिया जाता था। अगला प्रश्न देखिए कि कह रहा है कि सिद्धू कानू ने किसका नेतृत्व किया था? जो लोग कल का क्लास किए होंगे वे आज के कराए गए प्रश्नों में से 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आज कर सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। कह रहा है कि सिद्धू कानू ने किसका नेतृत्व किया था? तो हम लोग पढ़े हैं कि संथालों का। उसमें हम लोग पढ़े थे सिद्धू कानू चांद भैरव इसका नेतृत्व किए थे। और ये कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। ठीक है। ये विद्रोह 1857 की क्रांति के पहले ही हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, उन्हें छबीली भी कहा जाता था, उन्हें मनु भी कहा जाता था और मणिकर्णिका भी कहा जाता था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। और उनका विवाह के बाद ही उन्हें लक्ष्मीबाई कहा गया। अगला प्रश्न देखिए कि व्यपगत सिद्धांत का संबंध किससे है? तो व्यपगत सिद्धांत का संबंध है डलहौजी से। देखिए, ये 1848 से लेकर 1856 तक रहा, लेकिन उतने ही समय में इसने कुछ तो सुधार कार्य किए, लेकिन बहुत ज्यादा हड़प नीति के द्वारा बहुत सारे राज्यों को हड़पा भी। इसी के समय पहली रेलवे लाइन चली थी। अगला प्रश्न देखिए, करे जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? तो अकबर के राज्य में जो राजस्व व्यवस्था थी वो थी टोडरमल के हाथ में। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक तरह से अकबर ने इन्हें वित्त मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया था और इन्होंने दहसाला व्यवस्था को भी लाया था। टोडरमल की सहायता से इन्होंने भूमि का सर्वेक्षण कराया, भूमि के जो भी प्रकार थे उसके हिसाब से लोगों पर कर लगवाया था। कह रहे कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो स्थित है वो है यमुना नदी के किनारे। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन होगा? उसके संस्थापक ही ना होंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब किया था? तो 321 ईसा पूर्व में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। 1875 में इसने क्या किया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? तो उस समय शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय ने। जब ये लोग बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 के युद्ध में अंग्रेजों से ये लोग हार जाते हैं, लोग जो त्रिकूट रहता है वो हार जाता है, तो क्या होता है? शाह आलम द्वितीय क्या करते हैं? ये बंगाल की दीवानी बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान करते हैं। कब करते हैं? तो 1765 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें डेट भी पूछता है। तो 12 अगस्त 1765 और इसमें दो संधियां होती है, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि मज्म उल बहरीन की रचना किसने की? तो देखिए, मज्म उल बहरीन की रचना किया था दारा सिको ने। ठीक है। ये दारा सिको ने एक तरह से औरंगजेब का भाई ही था। अगला प्रश्न देखिए कि लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तो जो ये लिंगायत आंदोलन था, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कर्नाटक में हुआ था। देखिए, ये शैव धर्म से संबंधित होते हैं लिंगायत, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। कह रहा है कि इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो इब्न बतूता लगभग 10 वर्षों तक भारत में रहा था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पर कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो ये जो लॉटरी कमेटी का गठन ये 1817 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन होगा जो मुगल वंश की स्थापना करेगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाबर, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना किया था। कह रहा है कि अकबर निम्नलिखित में से किस
अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर और चित्तौड़। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अकबर मेवाड़ पर अपना अधिकार नहीं कर सका। अगला प्रश्न कर रहा है कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो जो ये दीन ए इलाही संबंधित है ये है अकबर से, क्योंकि दीन ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया क्या था? एक धर्म था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो पीछे ही के प्रश्न में हम लोग देखा था कि बाबरनामा था। तो तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन थे? बाबर। जो ये तुजुक ए बाबरी है ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? तो देखिए जो आलमगीर के उपनाम से जाना जाता था वो था औरंगजेब। तो इसका भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो औरंगजेब है ये मुगल वंश का कहा जाता है कि अंतिम रूप से ये शक्तिशाली शासक रहा है। इसके बाद से जो भी शासक हुए वो एक तरह से मुगल साम्राज्य को और पतन की ओर लेकर गए, वो इतना योग्य नहीं थे। औरंगजेब के बाद से मुगल साम्राज्य का पतन होना भी शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार कहा जाता था। मुगल प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। कह रहे हैं कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1986। तो 1986 में जो कि विजयनगर की राजधानी हम्पी है इसको विश्व पुरातत्व यानी यूनेस्को के धरोहर सूची में 1986 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न कर रहा है कि तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि तेनालीराम का संबंध विजयनगर साम्राज्य से ही था। कृष्णदेव राय के दरबार में ये रहते थे। अगला प्रश्न देखिए कि हरिहर एवं बुक्का कब विजयनगर की स्थापना किए थे? तो हम लोग पढ़े हैं कि हरिहर एवं बुक्का ने 1334 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखिए कि नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। तो देखिए आज हम लोगों ने कर लिया 2023 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2022 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। आप लोग जब 2 वर्षों का प्रश्न किए होंगे तो आप लोग को इससे अनुमान लगा होगा कि ये दोनों साल में कितना मिलता जुलता हुआ प्रश्न पूछा गया है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइम भी बहुत कम है, लेकिन फ्रेश माइंड से आप लोग तैयारी करते रहिए और हम लोग 2022 के प्रश्न को भी देख लेंगे। और जब ये क्वेश्चन का सिलसिला जब खत्म होगा तो हम लोग अलग से भी कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है 2024 वाले तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।